नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रंजीत और स्वागत है आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 17 अप्रैल 2024 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। आज देखा जाए ज़्यादातर जो आर्टिकल छपे हैं द हिंदू में वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। अब जाहिर सी बात है, चुनाव आने वाला है तो चुनाव का विश्लेषण चल रहा है। लेकिन एक आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जिसको हम डिटेल में देखेंगे, काफ़ी अच्छे से हम उसको एनालिसिस करने वाले हैं। वो है उपभोक्ता के अधिकारों को कैसे करके सेव किया जा सकता है। इसका मतलब ये है, हम कंज्यूमर के राइट्स के प्रोटेक्शन की बात करने वाले हैं। कंज्यूमर के राइट्स के प्रोटेक्शन को लेकर के तो बहुत सारे आर्टिकल छपे होंगे, बहुत लोग चर्चा भी करते होंगे, लेकिन ये इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर जो डिसेबल्ड पर्सन है, एग्जाम्पल के तौर पर जिसको सुना ही नहीं देता है, ऐसे व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं देता है, वो भी तो कोई ना कोई चीज खरीदना चाहते हैं। अब खरीदते समय उनको कितनी तकलीफ होती है, और वहीं यदि प्रोडक्ट डिफेक्ट वाला निकल गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको बदलवाना, उसके बदले में पैसे लेना कितना मुश्किल काम होता होगा। इसके लिए सरकार की तरफ से कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, उनको अभी तक लागू किया गया है कि नहीं किया गया है। इसके अलावा उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षण करना कितना आसान काम है, कितना कठिन काम है। मैं खुद यदि अपनी बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पर मुझे ऐसा लगता था, यदि कहीं पर कोई ग्राहक कहीं धोखा खा रहा है तो कंज्यूमर फोरम में जाना एकदम आसान काम होगा, चुटकी वाला काम होगा, बस ऑनलाइन आवेदन करना है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आज के समय में जब मैं खुद उपभोक्ता फोरम गया, तब मुझे पता चला कि वो कितनी टेढ़ी खीर है। आपने फ्लिपकार्ट में 250 रुपए की कोई चीज मंगवाई है और पता चलेगा 250 की जगह आपको 500 रुपया, 1000 रुपया तो आपको कंज्यूमर फोरम में कागज लगाने में ही लग जा रहा है। तो आप तो सोचेंगे, एक तो मुझे चक्कर काटना है, दूसरा अपनी जेब से भी पैसे भरना है। भले ही ये सारी चीजें बोला जाता है कि लगभग जैसे जितना भी आपका खर्चा होगा तो 3000 रुपये आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, आपकी मेहनत का पैसा आपको मिल जाता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन वो कब होगा, जब आप केस जीतेंगे। तो हमने क्या हुआ था ना, रेलवे के माध्यम से साइकिल मंगवाई थी, मुजफ्फरपुर से दुर्ग वो आना चाहिए था। पता चला 15 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता ऐसे ही बीतते जा रहा, पता ही नहीं चल रहा कि साइकिल गई कहाँ। फाइनल में ये चीज पता चला कि हमको वो साइकिल तो जो है उन्होंने भेज दिया था, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो आखिर गई कहाँ। या तो कोई चोरी हो गई, या तो गलत व्यक्ति उसको लेकर के चला गया। अब सामने वाला ऑफिसर बोल रहे हैं कि सर आप जो है दावा आपत्ति कर दीजिए, आप केस कर दीजिए, आप दावा ठोक दीजिए। उन्होंने हमको एड्रेस भी बताया था। तो देखिए, दावा ठोकना रेलवे के हिसाब से, जैसे उन्होंने बोला था कि बिलासपुर में आप आवेदन सादे कागज में आवेदन लगा दीजिए, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन था कि हम कंज्यूमर फोरम जाते हैं और वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। हम कंज्यूमर फोरम गए तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले आपको एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा शपथ पत्र तो है ही, इसके अलावा एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में आपको आवेदन देना पड़ेगा, उसकी नोटरी करवाना पड़ेगा। नोटरी वाला बोलता है 500 रुपये लूंगा, 500 रुपये यहाँ आपने दे दिए। इसके बाद वकील भी करो, वकील नहीं कर रहे हैं तो खुद तो लड़ना ही है। तो इसके बाद आपको और खर्चा वहां पर भी लगेगा। अभी ये सब कागज आप लेके जाएंगे कंज्यूमर फोरम, वहां पर भी आपको देना है। और आप ये सोचे कि मैं ऑनलाइन कंप्लेन कर दूंगा, तो ऑनलाइन कंप्लेन करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी भी वो लोग वहां पर रिव्यू करते रहते हैं और उसके लिए भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, कागज वगैरह वहां पर लगाना पड़ेगा। अब कागज दे दिए हैं, इसके बाद आपकी सुनवाई होते रहेगी, आपको केस लड़ना पड़ेगा। यदि आप केस जीत जाते हैं तो ही आपके पक्ष में निर्णय आएगा। और दिक्कत हमारे साथ ये थी कि हमारे पास में साइकिल का बिल तक नहीं था। अब बिना बिल के पता नहीं अब वो हमें फायदा देगा कि नहीं देगा, इस प्रकार से केस होता है। तो कंज्यूमर के अधिकारों की रक्षा करना आज के समय में कोई आसान काम नहीं है। इसका मतलब है हमने जो सिस्टम बनाया है ना, उस सिस्टम को हमें एकदम
फ्री करना पड़ेगा, एकदम आसान बनाना पड़ेगा, तब जाकर के लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले एडिटोरियल की हम, जो कि डिसेबल्ड कंज्यूमर के अधिकारों के प्रोटेक्शन की बात करता है। इसका मतलब ये है, हम नॉर्मल आपके जैसे या फिर हमारे जैसे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दिव्यांग लोगों की, डिसेबल्ड पीपल्स की, कि यदि वो एक ग्राहक के रूप में हैं तो कैसे करके उनके अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। अभी तक सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं, क्या क्या चीज़ें वो लोग फेस करते हैं, इन सब बातों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। हमको जो 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है, उसकी जो लाइनें हैं इंग्लिश में वो इस प्रकार से रहने वाली हैं। देखिए, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, एक कोलैबोरेशन, सहयोग किस किस के बीच में होना चाहिए? बिजनेसेस के बीच में, कंपनी के बीच में एंड गवर्नमेंट के बीच में। तो दोनों के बीच में सबसे पहले तो कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। साथ ही साथ में एक लीगल फ्रेमवर्क भी होना चाहिए। लीगल फ्रेमवर्क होने का मतलब ये है, हमने जो नियम कानून बनाए हैं वो एकदम लीगल होना चाहिए। लीगली हमें फ्रेमवर्क तैयार करना है, कानून उसको मान्यता दे। कानून का कोई उल्लंघन करेगा तो फिर सजा होगी। ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पेरेटिव मानी जाती हैं यदि हम इफ़ेक्टिव तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कंज्यूमर के राइट्स को, जो कि डिसेबिलिटीज़ के साथ में अपनी लाइफ जी रहे हैं, एंड अफोर्ड देम एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट प्लेस एंड सोसाइटी। और इस प्रकार से हम उन लोगों को मार्केट प्लेस और सोसाइटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो भी हमारे जैसे अधिकारों का फ़ायदा ले रहे हैं। तो जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये आर्टिकल लिखा गया है, उसका एक रीज़न है कि 15 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो 15 मार्च को हर साल वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये इसको सेलिब्रेट करने का मतलब ये है, हम लोगों को जागरूक कर सकें, ग्राहकों को जागरूक कर सकें कि उनके क्या अधिकार हैं। यदि आपको अधिकार पता नहीं होंगे तो आपका एक्सप्लॉयटेशन, शोषण होते रहेगा। वहीं यदि हम बात करें वर्ल्ड कंज्यूमर डे 2024 की क्या थीम रही थी, तो फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। तो फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें तैयार करना है, किन के लिए? कंज्यूमर्स के लिए। अब हम बात करते हैं कि हु आर कंज्यूमर्स विद डिसेबिलिटीज। कंज्यूमर्स तो हम बोल रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर्स विद डिसेबिलिटीज का आखिर मतलब क्या है? तो ग्राहक लोगों का एक ऐसा सेक्शन है जो कि इस प्रकार के सेलिब्रेशन को देख नहीं पा रहा है। हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं 15 मार्च को कि भाई विश्व कंज्यूमर डे हम सेलिब्रेट कर सकें, या फिर कंज्यूमर राइट्स के प्रति वो लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं, उनको पता नहीं है। डिस्कोर्स अराउंड कंज्यूमर राइट्स इज कंज्यूमर्स विद डिसेबिलिटीज। तो यदि वो लोग इनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते हैं तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कंज्यूमर विद डिसेबिलिटीज। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे कि कहीं कोई डैमेज प्रोडक्ट निकला है तो भी मुझे उसके लिए बाहरी लोगों की सहायता लेना पड़ेगा। आप एक कल्पना करिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, वो सुपरमार्केट जाता है और एक टोस्टर खरीदता है। यू स्टार्ट बुकिंग ए कैब राइड थ्रू ए मोबाइल ऐप, बट सिंस द ऐप इज नॉट एक्सेसिबल यू सीक एक्सटर्नल हेल्प टू बुक द राइड। 2 जगह आप धोखा खा गए हैं। एक जगह तो आप मॉल गए हैं, वहां से आप टोस्टर खरीद रहे हैं। दूसरी जगह टोस्टर अच्छा नहीं निकला तो भी आपको जो है एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक कैब बुक करते हैं ऑनलाइन ऐप के माध्यम से, इसके बाद आपका ऐप ही काम नहीं कर रहा है तो भी आपको दूसरे एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ जा रही है। अब सुपरमार्केट में दिक्कत ये हो गई है कि आपके लिए टेक्टाइल पेमेंट्स नहीं बनाए गए हैं बिल्डिंग के अंतर्गत।
तो अब आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है, लकड़ी पकड़ करके आपको चलना है, लेकिन एक व्यक्ति चलाने वाला होना चाहिए। तब जाकर के आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस सेक्शन जा सकते हैं एंड खरीद सकते हैं एक टोस्टर। तो जिस पेवमेंट की हम बात कर रहे थे वो इस प्रकार से रहते हैं, ताकि ये जो उभार वाला हिस्सा है इसी लाइन में उनको चलना रहता है, तो काफ़ी आसानी से वो अपनी जगह तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ये व्यवस्था नहीं करी गई है, उनको दिक्कत पेश आ रही है। अब पता चला कि आपने जो टोस्टर खरीदे थे वो डिफेक्टिव निकला है, आई एम ब्लाइंड एंड अब मैं आगे क्या करूँगा, ये यहाँ पर दिक्कत पैदा हो जाती है। जब आप घर पहुंचे हैं तो आपको ये पता चला है कि आपने जो टोस्टर खरीदी है वो डिफेक्टिव निकला है एंड आप कोशिश कर रहे हैं कि कंज्यूमर सपोर्ट आप ले लें, टोस्टर कंपनी को आप कॉल लगा रहे हैं। अब आप देखते हैं कि जो कॉन्टैक्ट डिटेल प्रिंटेड करी गई है आउटर पैक में, यू सीक एक्सटर्नल हेल्प टू रीड देम, आप उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ब्लाइंड लोगों के लिए जो लिपि है, जो लिखावट है, कुछ ऐसी होना चाहिए, या फिर बारकोड की व्यवस्था कर देनी चाहिए कि तुरंत आप स्कैन कर लें और आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाए। डिस्कवरिंग दैट द कंपनी ओनली एक्सेप्ट रिटन कंप्लेंट्स वाया पोस्टल मेल। अब आपको आगे ये पता चला है कि मैं जिस कंपनी से ये चीज़ खरीदा हूँ उसको यदि मुझे कंप्लेन करना है तो वो खाली ईमेल के माध्यम से ही कंप्लेन रिसीव कर रही है। इसके बाद फिर मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ जा रही है, तब जाकर के मैं कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सकता हूं। इस प्रकार से आप देखेंगे जो डिसेबल्ड पर्सन हैं कितनी परेशानियों का सामना करते हैं। दो मेजर चैलेंजेस हैं जो कि कंज्यूमर्स विद डिसेबिलिटीज ने फेस किए हैं। पहले नंबर की बात यह है इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, चीज़ें नहीं हैं, सर्विस नहीं मिल पा रही है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरे नंबर की बात ये है कस्टमर सपोर्ट ऑप्शन भी नहीं है। दो चीज़ में दिक्कत जा रही है यहाँ पर। यही चीज़ ऐसी है जो कि कुछ क्वेश्चन खड़े करती है, जैसे कि इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी। रेदर हु हैज़ कैपेसिटी टू इनहेंस द कंज्यूमर एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। दूसरा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि किसके पास ये कैपेसिटी है कि वो इन्हेंस कर सके कंज्यूमर एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को, कि वो लोग क्या आखिर एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उन चीज़ों को हम कैसे करके उनको दिलाएं। एंड इसका आंसर क्या है, इसका आंसर कौन देगा? तो इसका आंसर ये है कि भाई बिजनेस जो है स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, सबसे पहले हमें स्टार्टिंग पॉइंट जड़ को पकड़ना पड़ेगा, जड़ में ही आपको पानी डालने की ज़रूरत है। बिजनेसमैन आज के टाइम में ऐसा करते हैं कि कोई भी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, अपने उस समय में डिसेबल्ड पर्सनों के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। वो नॉर्मली हमेशा जो है मेन स्ट्रीम कंज्यूमर के बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है और जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उन लोगों की संख्या कम है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि भारत में जब चुनाव आता है तो महिलाओं की संख्या, महिला वोटर्स की संख्या या फिर SC ST वाले लोगों की जो वोटर्स की संख्या कम है, इसलिए ज़्यादातर जो फोकस किया जाता है वो हिंदू लोगों की तरफ में, मेन जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं वो लोग। माइग्रेंट लेबर के ऊपर वो लोग फोकस नहीं करते। ठीक इसी प्रकार से बिजनेसमैन भी हमेशा ये चीज़ ध्यान रखते हैं, उनको सबसे ज़्यादा फायदा जो है मेन स्ट्रीम कंज्यूमर से होने वाला है, तो वो डिसेबल्ड पर्सन लोगों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमारे देश में डिसेबिलिटीज़ की संख्या यदि देखें तो टोटल पॉपुलेशन का 5 से 8% है। ये डेटा हम लिए हैं वर्ल्ड बैंक 2009 से। अगला जो महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है और इस मामले में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारी सरकार। मतलब एक और जो हम एंटाइटी की बात कर रहे हैं जो कि एक डिफरेंस पैदा कर सकती है, वो है गवर्नमेंट। तो बिजनेस और ग्राहकों के अधिकार के बीच में जो गैप हमको दिखाई दे रहा है उसको ब्रिज के माध्यम से, पुल के माध्यम से जोड़ा जा सकता है इफेक्टिव पॉलिसी मेजर्स के माध्यम से। सरकार यदि सही पॉलिसी बनाती है और उसमें विकलांग लोगों का ध्यान रखती है, दिव्यांग लोगों का ध्यान रखती है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी संभव है। एग्जाम्पल के तौर पर FSSAI ने अक्टूबर 2023 में एडवाइजरी जारी किया था
जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं, जितनी भी फूड से रिलेटेड कंपनीज हैं, इनको QR कोड अपने पैकेट में डालना पड़ेगा। इसमें फूड प्रोडक्ट की पूरी जानकारी रहेगी। यदि आप उसको स्कैन करेंगे तो स्कैन के माध्यम से आप उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि इसको किसने बनाया है, आप कंप्लेन कहाँ पर करेंगे, कब इसकी एक्सपायरी डेट है, कब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ये सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं QR कोड के माध्यम से। लेकिन ये जो ऑर्डर जारी किया गया था ये लिमिटेड प्रोडक्ट के लिए फसाई ने जारी किया था। तो अगला कदम सरकार ये उठा सकती है कि ज़्यादातर जो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसमें इस चीज़ को लागू किया जाए। इसके अलावा हम अदर कंट्रीज से भी कुछ चीज़ सीख सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, US, कनाडा, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिए हैं, इन्होंने इंटीग्रेट किया है सिमिलर स्ट्रेटजीज़ इनकी पॉलिसीज़ में, तो यहाँ से भी हम सीख ले सकते हैं। अब हम लीगल रिफॉर्म्स की बात करने वाले हैं कि कानून में किस प्रकार रिफॉर्म्स किए गए हैं। कुछ कानून ऐसे बनाए गए हैं जो कि एम्पावर करते हैं विकलांग लोगों को, दिव्यांग लोगों को। तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं इनको हम कानून बना करके सेफगार्ड कर सकते हैं उनके अधिकारों को एंड उनके इंटरेस्ट को एज ए कंज्यूमर के तौर पर। पहला जो कानून आया था राइट्स ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज एक्ट RPWDA 2016 का कानून आया था। इस कानून ने दिव्यांग लोगों को बहुत सारे अधिकार प्रोवाइड कर दिए थे, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एक्सेसिबिलिटी, राइट टू रीजनेबल एकोमोडेशन। In particular, the act include provision for universally designed consumer goods and accessible service। एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण कही गई थी जो कि सेक्शन 43 एंड 46 में बोला जा रहा है, कंज्यूमर गुड्स एंड एक्सेसिबल सर्विसेज। आपको चीज़ों को ऐसे डिज़ाइन करना है कि सब लोग उस सर्विस का फ़ायदा ले सकें, सब लोगों के लिए वो एक्सेसिबल होना चाहिए। अब कुछ जो रूल्स नोटिफाई करे गए थे RPWDA लॉ के अंतर्गत, इसमें रिक्वायरमेंट रहता है आल्सो रिक्वायर ऑल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गुड्स एंड सर्विसेज टू एक्सेसिबल इन अकॉर्डेंस विद द BIS स्टैंडर्ड लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। एक और कदम इसमें ये उठाया गया था कि आपको जो है ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गुड्स है एंड सर्विसेज हैं, ये सारी की सारी चीज़ें BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ने सेट करी हैं। यदि आप इस प्रकार के राइट्स का उल्लंघन करते हैं तो जो कंज्यूमर विद डिसेबिलिटी है वो फाइल कर सकते हैं कंप्लेन को डिसेबिलिटी कमीशन में जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिसको हमने कानून के अंतर्गत स्थापित करें। इसके बाद आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सन 2019 का। ये वेरियस कंज्यूमर राइट्स को बताता है, साथ ही साथ में एम्पावरमेंट करता है कंज्यूमर कमीशन को कि आप जो है पेनाल्टी लगा सकते हैं एंड अवार्ड कंपनसेशन अगेंस्ट कंज्यूमर कंप्लेंट्स। एक तो पेनाल्टी लगेगी, दूसरा कंपनसेशन दिया जाएगा उस व्यक्ति को, उस उपभोक्ता को। अगली महत्वपूर्ण चीज़ हम देखने वाले हैं कि कोर्ट की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। दिव्यांग लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एस सुरेश वर्सेस द मैनेजर IC गोकुलम सिनेमास। A person with locomotor disability who encountered inaccessibility at a cinema hall was awarded compensation of 1 लाख रुपये। तो ये एक केस आया था और केस में ये व्यक्ति जीतता भी है और उसको कंपनसेशन के तौर पर कितना रुपए मिलता है, 1 लाख रुपए मिलता है। लेकिन देखा जाए अनलाइक द RPWDA, द CPA हैज़ स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट एंड कॉम्प्लायंस मैकेनिज्म। CPA ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर भी देखा जाए ना, इसमें हमें कुछ कमियां दिखाई देती हैं एंड डेडिकेटेड राइट्स फॉर कंज्यूमर विद डिसेबिलिटीज कॉन्ट्ररी टू RPWDA। थोड़ा सा यहाँ पर जो विकलांग लोग हैं ना, उनके अधिकार कम हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग कमीशन में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और यहाँ पर इस प्रकार का कोई कमीशन नहीं बनाया गया है बाद वाले कानून में।
और यदि हम एडिशन की बात करें तो देखिए हमें कुछ इस प्रकार के लीगल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। ये काफ़ी क्रूशियल हो जाता है कि लोगों तक हम अवेयरनेस फैलाएं कि सरकार ने हमको कौन कौन से अधिकार दिए हैं, कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल हैं कंज्यूमर्स लोगों के लिए, पार्टिकुलरली डिसेबल्ड पीपल्स के लिए। जबकि जो कंज्यूमर अवेयरनेस है ये इसका की फोकस होना चाहिए किसी भी सरकार का। पार्टिकुलरली आप लॉन्च कर सकते हैं फ्लैगशिप जागो ग्राहक जागो कैंपेन, कंज्यूमर विद डिसेबिलिटीज़ हैव नेवर रिसीव्ड अटेंशन। इस प्रकार से अभी तक जो आप अटेंशन नहीं दिए हैं इस क्षेत्र में आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट एडिटोरियल हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो इजराइल और ईरान के रिलेशनशिप को बताता। साथ ही साथ यहाँ पर पूरे वेस्ट एशिया की भी चर्चा की जाती है। तो पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध से बचने के लिए इजराइल को थोड़ा सा नरम होना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ेगा और थोड़ा झुकना पड़ेगा। वैसे तो देखा जाए अभी हाल फिलहाल में ईरान ने इजराइल के ऊपर ड्रोन अटैक किया। इजराइल का कहना है कि ये जो 99% हिस्सा है इसको हम हवा में ही ख़त्म कर दिए हैं। एक बात तो ये हो गई है। अब हम बात करें कि ईरान ने आखिर अटैक क्यों किया। ईरान के अटैक करने के कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कि अभी इस अटैक से पहले इजराइल ने खुद ईरान के ऊपर हमला किया था, जिसमें यहाँ के 2 जवान मारे जाते हैं, जवान बोल लो या फिर वहाँ के आर्मी से रिलेटेड पर्सनल की डेथ हो जाती है। पर्टिकुलरली एम्बेसी में शायद ही अटैक किया गया था। एक रीज़न ये था, उसका बदला लेने के लिए ईरान ने अटैक किया। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है अभी हाल फिलहाल में इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, तो शायद वो भी एक रीज़न हो कि अभी इजराइल की कंडीशन ख़राब चल रही है। अमेरिका भी सपोर्ट देना बंद कर दिया है, अभी साफ बोल दिया है कि अब ज़्यादा युद्ध अपन झेलने वाले नहीं हैं, आपको भी जो है अब नए मोर्चे नहीं खोलना है। और जाहिर सी बात है, कितना आप हथियार बेचोगे और कितना हथियार फ्री में दोगे लोगों को। थक गया है अमेरिका, अब अच्छा मौका मिल गया ईरान को, ठीक है, और सही समय में उसने हमला कर दिया था इजराइल के ऊपर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर दोनों घटनाओं को उल्लेख किया जाता है कि पैलेस्टाइन, एक तो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध और दूसरा इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है। आप देखेंगे कि 2 हफ्ता पहले दमिश्क में अपने दूतावास परिसर पर बमबारी के जवाब में 14 अप्रैल की रात को ईरान ने बड़े पैमाने पर इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया था। इससे पूरा जो वेस्ट एशिया है, जो डार्क कलर आप देख रहे हैं, ये वेस्ट एशियन कंट्रीज़ का मैप है। तो पूरे वेस्ट एशिया को युद्ध के कगार पर धकेल दिया है। ईरान ने सीरिया एवं लेबनान में कुद्स फोर्स के संचालन की देखरेख करने वाले मोहम्मद रजा जाहिद सहित अपने 2 जनरलों और रिवोल्यूशनरी गार्ड के 5 वरिष्ठ अधिकारियों को खोया था। इजराइल ने जब हमला किया था तो एक तो मोहम्मद रजा जाहिद खत्म हुए, इसके अलावा 2 जनरल और रिवोल्यूशनरी गार्ड के 5 वरिष्ठ अधिकारी खत्म हुए थे। इतने सारे लोग, वो भी मुख्य लोग मारे गए हैं। तो जाहिर सी बात है ईरान उस समय भी वार्निंग दिया था कि इसका जवाब हम जरूर देंगे। अभी तक देखा जाए ईरान कभी भी हमला करता था तो वो इनडायरेक्ट तौर पर करता था, ठीक है, अपने लोगों को इधर उधर भेज करके कहना चाहिए हमला करता था। लेकिन इस बार तेहरान ने अपनी ज़मीन से की गई हथियारों की बौछार ने सीधे तौर पर इजराइल को निशाना बनाया था। इससे तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि पिछले कई दशकों में हमने इस प्रकार के युद्ध नहीं देखे। वहीं इजराइल ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन की मदद से 99% ईरानी मिसाइली हमलों को रोक लिया था, ऐसा तो इजराइल बोलता है। ईरान ने साफ बोल दिया है कि आपने जो हमारे यहाँ पर हमला करे थे, हमने उसका बदला लिया है। अमेरिका और इजराइल के अन्य सहयोगियों ने भी इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली की सराहना करी है और बेंजामिन नेतन्याहू से क्षेत्रीय युद्ध से बचने के लिए संयम बरतने का आग्रह भी किया है। लेकिन इजराइल ने तो कसम खा ली है कि ईरान की चढ़ाई में करके रहूंगा। आज के समय में देखा जाए ये जो पूरा एरिया है एक भू राजनीतिक दलदल बन चुका है, जियो पॉलिटिक्स वाला रीजन बन चुका है।
आप खुद देख सकते हैं कि इजराइल पैलेस्टाइन के इलाकों को लंबे समय तक घेराबंदी करते रहा और दुनिया की जो बड़ी बड़ी पावर है चुपचाप देखती रही थी। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी से एक जानलेवा हमला किया था, जहां पर इजराइल में सामूहिक जो कहना चाहिए हमला हुआ था। शुरू में आप देखेंगे जो गाजा के लोग हैं ना, गाजा के लोगों ने इजराइल के ऊपर हमला किया, लोगों को बंधक बनाया और अपने देश ले गए। इसके जवाब में फिर इजराइल अपना काम चालू कर दिया। अमेरिका, जो कि इजराइल का सबसे प्रभावशाली सहयोगी है, इजराइल द्वारा गाजा में बड़े पैमाने पर किए जाने वाले नरसंहार, विध्वंस और ईरान के ऊपर जो आपने दूतावास में हमला किया था, इस चीज को रोकने में आप विफल रहे हैं, बल्कि आप तो इसमें उल्टा सपोर्ट करते रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह, हमास और हाउदियों को समर्थन देने वाला ईरान भी इस मामले में कोई संयम नहीं दिखा पाया, चुपचाप नहीं बैठ पाया था। अभी तक देखा जाए, नेतन्याहू की सुरक्षा और युद्ध संबंधी जितनी भी नीतियां रही हैं ना, वो उतनी ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाई हैं। वेस्ट एशिया के इलाके में उनकी लापरवाही भरे बमबारी अभियानों ने ईरान और इजराइल को युद्ध के कगार पर ला दिया है। अगर एक खुला युद्ध छिड़ जाता है तो इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे पर कहर बरपा सकते हैं, जिससे दुनिया की ऊर्जा की टोकरी माने जाने वाला ये पूरा एरिया युद्ध के मैदान में तब्दील हो सकता है। और नेतन्याहू को इजराइल की रक्षा प्रणालियों के उल्लेखनीय प्रदर्शन को अपनी जीत मान लेना चाहिए, ठीक है, और ऐसा करके आप जो है क्षेत्रीय युद्ध से बच सकते हैं और आपको थोड़ा नरमी दिखाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो ईवीएम मशीन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ईवीएम की सुनवाई के दौरान ये बोला है कि हम जो पेपर बैलेट स्कीम है इसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईवीएम्स जो है एक्यूरेट है, इनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं है या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम ईवीएम के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि ईवीएम की शुरुआत कब हुई थी। इसके अलावा ईवीएम के अंतर्गत वोटिंग किस प्रकार से दी जाती। तो नॉर्मली देखा जाए, पहले सब काम जो है कागज़ से हुआ करता था। इसके बाद हम सीधे कंप्यूटर सिस्टम में आ चुके हैं और आज के ज़माने में जो वोटिंग है, खाली एक बटन दबाना रहता है और सामने वाले उम्मीदवार के खाते में वोट पड़ जाता है। ईवीएम एक डिवाइस होती है जिसमें वोट को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। पहली बार इनका इस्तेमाल किया गया था पेरावूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी केरला में सन 1982 में। तो केरल राज्य पहला राज्य ऐसा है जिसने पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया था अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसके बाद 1998 से ही आप देखते हैं इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि ईवीएम का इस्तेमाल करना हमें पड़ेगा। अब पहले बैलेट ऑफ बॉक्सेस चलता था, अब बोल रहा है कि हम इसकी जगह में ईवीएम का इस्तेमाल करेंगे। फिर 2003 में क्या होता है, जितने भी स्टेट इलेक्शन हो रहे थे, बाई इलेक्शन हो रहे थे, उपचुनाव हो रहे थे, उनमें ईवीएम का प्रयोग चालू हो गया था। इस चीज़ को थोड़ा सा और भी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला था सन 2004 में। उस समय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया था कि हम जो है केवल और केवल ईवीएम का ही इस्तेमाल करेंगे अब लोकसभा इलेक्शन में। डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, इसको डिवाइज्ड एंड डिज़ाइन किया गया है टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ऑफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और इसमें उसको सहयोग मिला है 2 पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग है, कंपनियां हैं जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, एंड ये काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, एंड एक और है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद में लोकेटेड है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत काम करती है। फंक्शनैलिटी की बात करें तो इसके 2 काम हैं। पहला है एक कंट्रोल यूनिट के तौर पर काम करता है और दूसरा होता है बैलोटिंग यूनिट, जो कि कनेक्टेड रहता है एक केबल के माध्यम से। कंट्रोल यूनिट स्टेज विद द पोलिंग ऑफिसर के पास में रहेगी कंट्रोल यूनिट, जबकि जो बैलोटिंग यूनिट होती है वो वोटिंग बूथ में रहती है। तो सबसे पहले आपको ब्लू बटन दबाना है बैलोट यूनिट में, जिसके भी खिलाफ में आप वोट देना चाहते हैं।
एंड सिंबल ऑफ हिज चॉइस एंड वोट इज रिकॉर्डेड। की फीचर की यदि हम बात करें, एक जो ईवीएम है इसको यूज़ किया गया था एसीआई के द्वारा। ये रिकॉर्ड कर सकता है मैक्सिमम 2000 वोट को। एक ईवीएम मैक्सिमम 2000 वोट को रिकॉर्ड कर सकता है। एंड बोला जाता है कि इसमें कोई बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑर्डिनरी बैटरी के माध्यम से चल सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको असेंबल किया गया है इस बैटरी को। एंड जो माइक्रोचिप यूज़ किया जाता है ईवीएम में, ये वन टाइम प्रोग्रामेबल एंड मास्क्ड चिप जिसको बोला जाता है, विच कैन नाइदर बी रीड नॉर ओवर रिटर्न, जिसको रीड नहीं किया जा सकता और ना ही इसको ओवर रिटर्न किया जा सकता है। एंड बोला जाता है कि इनको चलाना काफ़ी आसान रहता है, यहाँ पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता है जो कि इस प्रकार की मशीन यूज़ करे। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुनवाई के दौरान बोला है, ठीक है, ट्यूसडे के दिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम इस बात से डिसएग्री करते हैं इस आइडिया से कि हम जो है पेपर बैलेट वाली स्कीम में वापस आएंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट एक्यूरेट रिजल्ट दे रही हैं हमें ये ईवीएम मशीन। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं ये LGBTQ+ कम्युनिटीज़ है रिलेटेड है। एक ऐसा समुदाय जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं रहती, ये लोग कहाँ रहते हैं, कैसे इन लोगों की कमाई होती है, इन लोगों का परिवार कहाँ है और इनके अधिकार क्या क्या हैं। हाल फिलहाल में देखा जाए तो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मामले में आगे आया था और ऐसा समुदाय, ठीक है, इनके अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका भी लगाते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो जो समलैंगिक संबंध हैं उनको लीगलाइज किया गया है। पहले हमारे देश में ये अपराध माना जाता रहा था। पहली चीज़ तो ये हुई है। दूसरे नंबर की बात यह है अब समलैंगिक विवाह को भी मान्यता मिल चुकी है। लेकिन दिक्कत अभी उनको कहाँ आ रही है, जैसे कि बच्चे गोद लेना है, तलाक से रिलेटेड अधिकार हैं, कुल मिलाकर के कानूनी अधिकार अभी तक इनको नहीं मिल पाए हैं। उन अधिकारों के लिए ये समुदाय अभी तक लड़ाई लड़ रहा है। इनकी यदि हम इतिहास की बात करें कि कब से हमने इनको रिकॉग्निशन करना चालू कर दिया है, तो इतिहास जाता है 1861 की तरफ। उस समय में बोला जाता है कि अंग्रेज़ों ने इनको बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करी है। उसी समय में इनके अधिकार सबसे ज़्यादा वायलेट हुए हैं, नहीं तो उस समय में ये लोग महल में रहा करते थे। 1861 में ब्रिटिशर्स लोगों ने कंसिडर किया था इनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। इसका मतलब ये है जितनी भी होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, समलैंगिक संबंध हैं, इनको क्रिमिनलाइज किया गया था धारा 377 के अंतर्गत इंडियन पीनल कोड में। 1977 में शकुंतला देवी ने पब्लिश किया था पहली स्टडी किसकी, होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया, जिसका नाम था द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। फिर 1994 में इनको लीगली ग्रांटेड किया गया था वोटिंग राइट एज ए थर्ड सेक्स के तौर पर। पहले ये लोग वोट भी नहीं डाल पाते थे। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रूल किया था जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं उनको एज ए थर्ड कैटेगरी ऑफ जेंडर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। फिर 2017 में क्या होता, सुप्रीम कोर्ट ने कंट्री के LGBTQIA+ कम्युनिटी को फ्रीडम दिया था कि आप सेफ तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को, ठीक है। एंड बोला जा रहा है जो इंडिविजुअल का सेक्सुअल ओरिएंटेशन है इसको प्रोटेक्टेड किया गया है राइट टू प्राइवेसी के माध्यम से। अब ये कोई अपराध नहीं है और ऐसे केस कोई दर्ज नहीं कर सकता। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 377 को ख़त्म कर दिया था, जो कि जो कॉन्सेंशनल होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, सहमति से भी जो संबंध बनाए जा रहे हैं वो अपराध थे पहले 377 के अंतर्गत। फिर 2019 में पार्लियामेंट ने एक कानून लाई थी ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, जिसका उद्देश्य था कि हम जो है प्रोटेक्ट करेंगे ऐसे लोगों के अधिकारों को, ठीक है, एंड उनके वेलफेयर के लिए अदर रिलेटेड मैटर हम लेकर के आने वाले हैं।
अभी हाल फिलहाल में देखा जाए क्या न्यूज़ में चल रही है, तो देखिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ट्यूसडे के दिन नोटिफाई किया है एक 6 मेंबर कमेटी को, और ये कमेटी एड्रेस करेगी इन समुदायों की कौन कौन सी समस्याएं हैं। बोला जा रहा है कि इस कमेटी के हेड रहेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। ये सजेस्ट करेंगे क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये जो कमेटी है इनका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करे, इनके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इनको सभी वस्तुएं अवेलेबल हो जाए, इनको सर्विसेज मिल जाए, एंड जो वायलेंस हो रहा है इनके खिलाफ में उसको रोका जा सके। तो इसका हेड किसको बनाया गया है? इसका हेड बनाया गया है कैबिनेट सेक्रेटरी को। तो एक कमेटी का गठन अभी हाल फिलहाल में सरकार की तरफ से किया गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही ये दिशा निर्देश जारी किया था कि आप इस प्रकार से मतलब सेम सेक्स मैरिज की जब सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ही दिशा निर्देश जारी किया था कि आप इस प्रकार का चैनल सेटअप करिए ताकि ये लोग जो भी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं उनको एड्रेस किया जा सके। लेकिन यहाँ पर देखिए आप इस पैनल में जिन लोगों को शामिल कर रहे हैं उनमें इनके समुदाय से कितने लोग शामिल हैं ये भी मायने रखता है।